हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉगयान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज मध्यकालीन भारत की सेकंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिन अस्वस्थ होने के कारण क्लास नहीं आ पाई। आज से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी और क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। समय अपने पास कम है और वादा के अनुसार हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बाकी बातों को छोड़ते हुए आइए बढ़ते हैं क्लास पर। पहले हम लोग यहाँ पर महमूद गजनवी हैं, मोहम्मद गोरी हैं, जो आक्रमणकारी हैं और कैसे कैसे सल्तनत काल का विकास हुआ, इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको सल्तनत काल में कौन कौन राजा थे, कौन कौन वंश थे, वो सब बता दिया था। उसको एक बार आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। आज उनमें से जो इम्पोर्टेंट राजा हैं और उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट ये राजा है महमूद गजनवी। इम्पोर्टेंट राजा कहलें या इनको कहलें कि आक्रमणकारी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने भारत पर, इनका उद्देश्य ही लूटपाट करना था, इनका उद्देश्य धन लूटना था और ले जाना था। तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। सुबुक्तगीन इसके पिता का नाम था, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 पर गजनी नामक स्थान पर गद्दी पर बैठा। कहाँ? गजनी। गजनी वर्तमान के अफगानिस्तान का एक एरिया होता था। तो गजनी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार किए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किए। तो 17 बार किए। 1000 से 1027 ईस्वी तक इसने लगातार आक्रमण किए। और इसका सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, जो 16वां आक्रमण था। और इसमें सोमनाथ मंदिर को इसने तहस नहस कर दिया और वहाँ से बहुत ज़्यादा लूटपाट की। सोमनाथ मंदिर उस समय भारत की समृद्धि के सबसे अधिक समृद्धि वाले स्थानों में से एक था। तो सबसे बड़ा आक्रमण किया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो 16वां था। या सन पूछा जाए तो 1025 ईस्वी में इसने अपना आक्रमण किया। 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इसे बुत सिकन नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुत सिकन किसे कहा जाता है? तो महमूद गजनवी। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। इसने कई मंदिर तोड़े इस कारण। तो इसके साथ अलवर्नी भारत आया था। अलवर्नी की पुस्तक है किताबुल हिंद, बहुत फेमस पुस्तक है। मेडाइवल हिस्ट्री से पुस्तकें भी आती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किताबुल हिंद किसने लिखी? तो आप बताएंगे अलवर्नी ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि किताबुल हिंद के लेखक अलवर्नी किसके साथ भारत आया था? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी के बारे में ये थे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इससे मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब उत्तर भारत में कुछ राजपूत राज्य थे, उनके बारे में देख लेते हैं। कन्नौज के गढ़वाल थे, मालवा के परमार थे, ये राजपूत राज्य थे। और अजमेर में चौहान थे। और इसी चौहान वंश में एक थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि गहलवाड़ जो वंश था वो किस क्षेत्र में था, या फिर परमार वंश किस क्षेत्र में था, या चौहान वंश किस क्षेत्र में था। तो इनके क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण बड़े स्तर पर हुआ था। कब? 10वीं और 12वीं सदी के बीच, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में बड़े स्तर पर मंदिर निर्माण इस निम्न में से किस समय हुआ था? और उसमें दे देंगे 15वीं से 18वीं सदी, 10वीं से 12वीं सदी, और ऐसे करके ऑप्शन बना देंगे। तो आपको आंसर करना है 10वीं से 12वीं सदी के बीच बड़े स्तर पर हुआ था। कौन सी शैली में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो अधिकतर जो मंदिर निर्माण हुए थे वो नागर शैली में हुए थे। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर, खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब किस शैली के उदाहरण है? नागर शैली के। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, माउंट आबू के मंदिर के निर्माण के बारे में क्वेश्चन आता है। तो माउंट आबू प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो राजस्थान में है, और इसका निर्माण चालुक्य शासक भीम के मंत्री बाष्पाल ने कराया था। चालुक्य शासक भीम के मंत्री बाष्पाल। चालुक्य वंश का एक शासक था भीम, और उसका मंत्री था बाष्पाल। उसने माउंट आबू मंदिर का निर्माण कराया था। अब आ जाइए मोहम्मद गोरी पर। जिस तरीके से महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारियों में इम्पोर्टेंट है, वैसे मोहम्मद गोरी भी विदेशी आक्रमणकारियों में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले गुजरात में भीम द्वितीय ने गोरी को हराया था। सबसे पहले गुजरात में किससे हारा था? भीम द्वितीय से।
मोहम्मद गोरी की इंडिया में पहली पराजय थी, प्रथम पराजय मोहम्मद गोरी की। ठीक है, भारत पर उसने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। निम्न में से कौन मोहम्मद गोरी ने किस शहर में सबसे पहले आक्रमण किया था? तो आपको याद होना चाहिए मुल्तान में 1175 ईस्वी में। गोरी ने दिल्ली व अजमेर पर नियंत्रण किया। गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। गोरी ने दिल्ली व अजमेर पर नियंत्रण किया था। किस पर? दिल्ली और अजमेर पर। ठीक है, तराइन के युद्ध के बाद गौरी लौट गया इंडिया में और उसने अपना जो राजपाट था, राजकाज था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तराइन की लड़ाई बहुत फेमस लड़ाई थी। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इनको पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से फेमस है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। इसमें कौन हरा था? मोहम्मद गोरी। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इसमें गोरी जीता और उसने बाद में पृथ्वीराज को फांसी दे दी थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज के बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। 1178 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज गद्दी पर बैठे। 14 वर्ष की उम्र में अजमेर का सिंहासन संभालने वाले पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के शासक थे। बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण करके महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को इन्होंने पराजित किया था। आला उदल को वीरगति इसी महोबा की लड़ाई में मिली थी। आपसे पूछा जा सकता है आला उदल जो है वो किससे संबंधित है? तो महोबा की लड़ाई से संबंधित है और ये महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चंदेल शासकों को पराजित किया था किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने। 1178 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल रहा था। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज ने गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था और 1191 तराइन के प्रथम युद्ध का रिजल्ट क्या रहा था? कि मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, फिर 1194 में जब उसने पृथ्वीराज चौहान को फांसी दे दी और जितना एरिया जीता था भारत में, वहाँ पर वो सब अपने गुलाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत विश्वस्त गुलाम था, उसको सौंप दिया गया। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम जरूर था, लेकिन बाद में उसने गुलाम वंश की स्थापना की और वंशानुगत रूप से इस पद पर काम चलाया। 1194 ईस्वी में वह भारत आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सब फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मोहम्मद गोरी के बारे में और फैक्ट क्या है? 15 मार्च 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना, क्योंकि मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी। 15 मार्च 1206 में मृत्यु हुई, मोहम्मद गोरी की हत्या हुई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना। तब तक वह उसके गुलाम के रूप में कार्य कर रहा था। तराइन व चंदावर की लड़ाइयाँ भारत के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुई। मोहम्मद गोरी का कहना था कि तराइन और चंदावर की लड़ाइयाँ भारत के भविष्य मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए निर्णायक है। गौरी की मृत्यु के बाद यल्दोज को गजनी की गद्दी मिली। गजनी की गद्दी किसने संभाली? यल्दोज ने। और भारत की गद्दी किसने संभाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1194 में भारत से लौटा कन्नौज के निकट चंदावर में गोरी व जयचंद में लड़ाई हुई। इसमें जयचंद पराजित हुआ था। ठीक है, गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को जीता था। तो अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने पूर्वी भारत को जीतने में उसकी मदद की? तो बख्तियार खिलजी। और नालंदा व विक्रमशिला तहस नहस भी मोहम्मद गोरी की सेना के द्वारा किया गया। अब मोहम्मद गोरी तो यहाँ से चला गया और उसका जो सबसे विश्वस्त गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको छोड़ गया। इसी से गुलाम वंश की स्थापना हुई। ठीक है, ये तुर्क जनजाति का था। किसका था? तुर्क जनजाति का था। और निसापुर बाजार से खरीद के लाया जाता था। उस समय जो गुलाम थे उनको खरीद फरोख्त होती थी, है ना। वो तो अभी बहुत बाद में आकर बंद हुई है, लेकिन उस समय बहुत धड़ल्ले से होती थी। तो निसापुर बाजार जो फेमस बाजार था, वहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद के लाया गया था। ठीक है, तुर्की राज्य का संस्थापक तुर्क जनजाति। ठीक है, लाल बख्श व लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि मिली? लाल बख्श और पील बख्श। पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला और लाल बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधियां मिली थी, तो आप बताएंगे लाख बख्श और पील बख्श। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली हुई पील बख्श की उपाधि का मतलब क्या था, अर्थ क्या था? तो उसका आंसर होगा हाथियों का राजा, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का
दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुरान ख्वां नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि वह कुरान पढ़ लेता था, कुरान को पढ़ना उसने सीख लिया था, इसलिए वह कुरान ख्वां नाम से भी प्रसिद्ध था। गौरी की सेना में अमीर आखिर घुड़साल का अधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक का कब हुआ? 25 जून 1206, 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से सुल्तानी की प्राप्त की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 में उसका राज्याभिषेक हुआ, 1208 में उसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। किससे? गयासुद्दीन मोहम्मद कौन था? मोहम्मद गौरी का भतीजा था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अन्य फैक्ट, कुब्बत उल इस्माम नामक मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीसलदेव फोर द्वारा बने संस्कृत महाविद्यालय को हटाकर उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? बीसलदेव फोर द्वारा बने संस्कृत महाविद्यालय को खत्म कर दिया और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर का, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसकी याद में? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर स्टार्ट कराया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के सूफी संत थे, उनके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है। 1210 में चौगान होता है घोड़े पर जो पोलो खेलते हैं, ठीक है। तो 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो एक तो सन इम्पोर्टेंट है 1210, दूसरा किस खेल में मृत्यु हुई? तो चौगान के खेल में या पोलो के खेल में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। इसके बाद आराम शाह शासक बना और आराम शाह जो था वो गुलाब वंश का अक्षम अयोग्य शासक था, है ना। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की, वह स्वयं शासक बन गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व बदायूं का गवर्नर था। कौन था? इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बदायूं का गवर्नर था। हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली। इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? शमसी वंश का। इसने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन चलाया। सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन सल्तनत काल में किसने चलाया? आपसे ये पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का जो प्रचलन था वो किसने चलाया? तो किसने चलाया? तुर्की राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले इल्तुतमिश ने। 1210 से 1236 तक इन्होंने राज्य किया। ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलाम का गुलाम। बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त किया, उपाधि धारण की। कौन था? इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत विश्वास पात्र था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे सरे जहां अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। देखिए बिल्कुल वैसे ही कड़ी चल रही है जैसे पहले चली थी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में खरीदा था, ठीक है। तो ये गुलामों का गुलाम हो गया। एकता व्यवस्था इसने ने प्रारंभ की। इसके अंतर्गत क्या होता था? सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। भूमि का अरबी शब्द इक्ता है, इसलिए इसको इक्ता व्यवस्था कहते थे, ठीक है। तो उसके दरबार में घंटी बजाकर न्याय मिलता था। इल्तुतमिश के दरबार में घंटी बजाने वाले को लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे और उसके बाद घंटी बजानी पड़ती थी। इल्तुतमिश का दावा था कि वह उनको न्याय देता था। इल्तुतमिश करते हैं कुछ वन लाइनर। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता को हिंदू शब्द या हिंद शब्द से संबोधित सबसे पहले किसने किया? अरबों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था, ठीक है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलब्तगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था। महमूद गजनवी या महमूद गजनी दोनों ही नाम प्रयोग किए जाते, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही व्यक्ति है। महमूद गजनी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा? सोमनाथ मंदिर को। अनेकों बार किसको लूटा? सोमनाथ मंदिर को। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर दावा किया था? सोमनाथ मंदिर पर। अलबर्नी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। अब हमने आपको इसी वीडियो में बताया है
कि महमूद गजनी की पुस्तक का नाम बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि महमूद गजनी की अलबर्नी की कौन सी पुस्तक थी, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अलबर्नी की कौन सी पुस्तक थी? अलबर्नी जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी किस शासक के समकालीन था? महमूद गजनी के समकालीन था। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। विद्याधर चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार किया। महमूद गजनवी का दरबारी का इतिहासकार कौन था? उत्तवी। इसकी किताब का क्या नाम था? किताब उल यामनी। दरबारी इतिहासकार उत्तवी, इसकी किताब का नाम किताब उल यामनी। और अन्य दरबारी विद्वान कौन थे? अलबर्नी। और अलबर्नी की किताब का नाम क्या था? पहले भी हमने पढ़ाया आपको। और यहाँ फिर देख लीजिए किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। विद्वान बैहाकी। तारीख सुब्दगीन। विद्वान का नाम था बैहाकी और किताब का नाम तारीख सुब्दगीन। विद्वान का नाम था फिरदौसी और किताब का नाम था शाहनामा। शाहनामा बहुत पूछी जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के समय गुजरात का शासक कौन था? जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय किस वंश का शासक था? शासन था चालुक्य सोलंकी वंश के, जिनका एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। किसने किए? संस्कृत का मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने? महमूद गजनवी ने निर्गत किए थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? अलबर्नी। बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए क्वेश्चन, जो आपको जो भी मैटर हम बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए मिशन एपीओ, मिशन एपीओ, मिशन पीसीएसजे। ये मिशन एपीओ, मिशन पीसीएसजे के लिए पूरा जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएसजे और एपीओ के लिए, ठीक है। तो मिशन एपीओ, मिशन पीसीएसजे जो भी आपका मिशन है वो इसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आगे देखिए, अलबर्नी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। अलबर्नी के संबंध में सही कथन है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, जो वर्तमान परिस्थितियां थी उससे प्रभावित था। और संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के साथ त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ विद्वान जो आया था उसका नाम क्या था? तो आप आराम से बता पाएंगे कि उसका नाम अलबर्नी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबर्नी। अब गोरी के आक्रमण के संबंध में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो इसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या केवल मोहम्मद गोरी। और उसका दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। भारत पर आक्रमण करने के क्रम कौन सा था? सबसे पहले महमूद गजनवी ने किया, फिर मोहम्मद गोरी ने किया, फिर चंगेज खान ने किया और फिर तैमूर लंग ने किया। तो क्रम भी पूछा जाता है। क्रम तो पीसीएस यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रम भी याद रखेंगे आप लोग। वह मुस्लिम शासक जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद गोरी। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। हम आपको इसी वीडियो में ये पॉइंट पढ़ा चुके हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। भारत में मोहम्मद गोरी ने जिसे प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने जिस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की वो कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जिस युद्ध में पराजित किया उस युद्ध का नाम कौन क्या था? चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का संबंध किस वंश से था? संसवनी वंश से था। मोहम्मद गोरी के समय बंगाल और बिहार विजय करने का श्रेय किसे जाता है? तो बख्तियार खिलजी को, जो उसका सेनापति था, या ये मानिए कि एक सैन्य संगठन का प्रमुख था। राजपूतों को तुर्कों ने पराजित कर दिया क्योंकि राजपूतों का संगठन कमजोर था, राजपूत संगठित नहीं थे। तो ये कुछ वन लाइनर थे और पूरी आपने क्लास देखी। मिडाइवल हिस्ट्री की सेकंड क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए होगी क्योंकि हम लोगों को अब लंबा ही चलना है। लंबा चलेंगे तो फिर जल्दी जल्दी कवर करते हुए हम लोग आगे के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।